वो जो क्यूट लिखी आई थी कि फर्स्ट थिंग टुवर्ड्स वर्क इज टॉर्क, उसका मतलब मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, जब भी हम कुछ काम करने लगते हैं तो हमें टॉर्क लगता है सबसे पहले। जैसे आपको बेड से उठना है, आप सो रहे थे, आप बेड से उठोगे, खुद को ऐसा उठाओगे, ऐसे हवा में तो नहीं उठते हो, ऐसा टेढ़ा उठाओगे, तो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है खुद पे वर्क करने के लिए। देन आपको अगर कुछ भी बुक खोलनी है तो भी आपको इस टाइप से करना पड़ता है, ये टॉर्क ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसी वीडियो में मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा। मतलब पहला जो पोर्शन रहेगा मेजर 90% इस वीडियो का जो पोर्शन रहेगा वो ये रहेगा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तब उस पर फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा। देन हम उसको रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर उससे पता करेंगे कि क्या फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले टॉर्क को तो थोड़ा सा समझा दो, तो यस, हम उसकी बात कर लेते हैं, टॉर्क वर्सेस फोर्स की। एक साइड में लिख रहा हूं देखो फोर्स, और एक साइड में लिख रहा हूं टॉर्क। हम रियल लाइफ में देखते हैं ऐसी सब चीजें, पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कई बार। फोर्स को बताते हैं हम एफ से, और टॉर्क को बताते हैं से, ये उल्टा जे आप समझ लो, तो बोलते हैं इसको, ताऊ, है ना, और ये तो एफ है ही। जब हम बात करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट की, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तब हम बात करते हैं फोर्स की। जैसे यहां पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको मैंने फोर्स लगाया तो ये यहां से यहां तक एक्स डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, ये हो गया फोर्स। लेकिन हम जब बात करते हैं रोटेशन की, रोटेशन की बात करते हैं, मतलब जैसे यहां पर कोई भी चीज है और ये पहिया घूम रहा है इस टाइप से, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तब हम बात करते हैं टॉर्क की। जैसे आपने कभी देखा हो रोड पर एक बच्चा एक साइकिल का या बाइक का टायर लेके ऐसे उसको मारता चलता है ऊपर से, और वो घूमता चलता है, वहां पर टॉर्क का सिस्टम है। तो अल्टीमेटली वो फोर्स तो लगा रहा है, यहां पर भी फोर्स लगा रहा है। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी जब एक फोर्स टॉर्क की तरह एक्ट करने लग जाए, उसको समझना जरूरी है, तभी हम रिलेट कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कहां मैं ये टॉर्क फोर्स इन सबको लेके बैठ गया, हम तो अच्छा भला डायपोल मूवमेंट पढ़ने आए थे, मतलब डायपोल से रिलेटेड चीजें पढ़ने आए थे, कहां ये टॉर्क फोर्स। लेकिन समझना जरूरी है, तो उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से आपको। तो ये है एक फेविस्टिक, इसका कैप ओपन करना है मुझे, तो मैं एक फोर्स लगाऊंगा इस पे, ऐसा, ये ओपन हो गया, डन। लेकिन अगर मुझे इसको रोटेट करना है ऐसे, तो देखो मैं एक उंगली से नहीं कर रहा हूं, मैं दो उंगली से कर रहा हूं। एक उंगली से मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, और एक उंगली से मैं इधर इसके अपोजिट लगा रहा हूं, देखो ये ऐसे, ये है टॉर्क, मतलब ऐसा, ऐसा लगा रहा हूं, इससे ऊपर इससे नीचे, दो अपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूं, डन। तो मैं दो अपोजिट फोर्सेस यहां भी लगा दूं, ऐसे जस्ट इसके ऊपर जस्ट इसके नीचे, ऐसे अपोजिट फोर्स लगा दूं, तब तो ये नहीं घूम रहा। तो कब एक फोर्स टॉर्क बन जाता है, उसको हम समझने वाले हैं। ये कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व हो सकता है, घूम सकता है। कोई भी ऐसी चीज है, मान लो ये लिया मैंने, एक पहिया सा लगा दिया, ये घूम सकता है। तो जब भी आप फोर्स लगाओगे, अगर वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स इस रोटेशन एक्सिस के अलोंग ही लग जाए, ये फोर्स ऐसे लग गया, कैसे भी यहां से लग गया ऐसा, इसके सेंटर पर जा रहा हो फोर्स, तो ये फोर्स की तरह ही ट्रीट होगा, ये टॉर्क नहीं बना सकता। वहीं अगर हम क्या करें, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैंने कोई फोर्स लगाया, तो ये यहां टॉर्क बनाएगा, ये होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। यहां ये फोर्स जो है टॉर्क की तरह एक्ट करेगा, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब ये पहिया जितना बड़ा होता जाएगा समझ लो, या ये फोर्स जितना दूर से लगता जाएगा उतना टॉर्क बढ़ता जाएगा, ये फोर्स जितना ज्यादा होता जाएगा उतना टॉर्क बढ़ता जाएगा। तो इस फोर्स में वर्सेस इस फोर्स में डिफरेंस ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लग रहा है, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रहा है। इसको समझाते समझाते मुझे शाहरुख खान की एक बात याद आ गई। शाहरुख खान ने कहा था कि मेहनत और टैलेंट बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप सही टाइम पर सही लोगों के साथ और सही जगह पर होगे। इसको देख के आप पता लगा सकते हो उस चीज को। तो बहुत अच्छी बात बोली थी। आप जब बड़े होगे, थोड़ा रियल लाइफ में और ज्यादा थोड़ा सा आओगे, जॉब वाले फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आओगे, तब ये चीजें आपको पता लगेगी। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा आज के वीडियो में, एक तो वो फोर्स पता लगाना और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाना रहेगा। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट हो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसको बताने के दो तरीके होंगे, या तो एक्सप्रेशन से, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 i कैप, इसका मतलब है कि ये आई कैप की डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड जो है 2 है, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलॉम, या इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। इसमें कहीं भी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी फिगर नहीं आ रहा कि अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू हो इसकी, नहीं। तो ये न्यूमेरिकल तरीका है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का, और ये ग्राफिकल मेथड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से बताते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, देख लेना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम है। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, और यहां पर लिया मैंने एक माइनस चार्ज, डन। ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इस प्लस चार्ज पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का किस डायरेक्शन में? राइट साइड में, जो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर ढंग से लिखना चाहूं, वेक्टर लगाना चाहूं तो ये हो गया। और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। जिसको ये आता है बहुत अच्छी बात है, खुद को शाबाशी दो। लोगों को ये भी याद नहीं रहता। आपको अगर ये याद आ गया कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, मतलब जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, अपोजिट होगी। ये बिल्कुल राइट साइड जाएगा और ये लेफ्ट साइड जाएगा। अब मैंने क्या किया ना कि मैंने इन दोनों को मान लो जोड़ दिया सीधा ऐसे। अब जब मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा, एक डंडी या कुछ भी मैंने ले लिया, इससे पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया, तो ये ऊपर वाला राइट साइड जाना चाह रहा है और नीचे वाला लेफ्ट साइड जाना चाह रहा है, तो ऐसे ये हो जाएगा। अभी आप देखो कि इस केस में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ये जो फोर्स लग रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर नहीं लग रहा, उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर देखो यहां लग रहा है। ऐसे ये नीचे वाला फोर्स भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रहा है। ये है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट चार्ज के बीच की, और ऊपर वाले की भी ऐसी ही है, इस यहां से लेके यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक कंडीशन ऐसी आएगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे ही ऐसे ही बढ़ा देता हूं। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये पॉजिटिव वाला आगे जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वाला पीछे आने की कोशिश करेगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये हो गया डायपोल इस तरीके से। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फोर्स लग रहा है अभी भी F इधर QE, और एक फोर्स लग रहा है इधर। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लगाया। अब इस कंडीशन में ये जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लग गया। अब इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, अब ये रोटेट नहीं करेगा। तो कैसा होगा ये सिस्टम, इसको समझते हैं। मेरे पास एनिमेशन तो नहीं है, यहां पर ही ऐसा रखा हुआ है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा, ये ऐसा जाने की कोशिश करेगा। मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूं। ये ऐसा जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पर लग रहा है टॉर्क, मतलब ये रोटेट करेगा तब तक जब तक कि इस पर लगने वाला टॉर्क जीरो ना हो जाए। यहां आके इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ स्पीड मेंटेन कर चुका होगा तो रुकेगा नहीं, नीचे जाएगा। फिर से इसको ऊपर भेजने के लिए टॉर्क लगेगा, अब वो ऊपर जाएगा, करते करते एसएचएम करते करते ये इस तरीके से रुक जाएगा फाइनली। घबराओ मत, एसएचएम अभी नहीं करा रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एसएचएम आती है, पर अलग से ही पूरा लेक्चर लूंगा मैं, एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यहां टॉर्क लग रहा है, यहां टॉर्क नहीं लग रहा। एक और चीज ध्यान दो, जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे, मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया। इस डायपोल पर जब इसको कैसे फील्ड में रखा जाए, ध्यान देना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, सिर्फ तब डायपोल पर नेट फोर्स जीरो होगा। किसी भी कंडीशन में, यहां भी नेट फोर्स तो जीरो ही है, लेकिन टॉर्क जीरो यहां नहीं है, यहां टॉर्क जीरो है। समझ गए वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंसेप्ट है। अब हम प्रॉपर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं टॉर्क वाला। अभी जो कंसेप्ट मैंने समझाया था वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग और उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, अगर वो समझ में आया हो, कुछ नया लगाओ तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लेंथ 2a है। कई बार इसकी लेंथ को हम L भी ले लेंगे, आगे एक न्यूमेरिकल करते टाइम 2L भी ले सकते हैं। वो तो लेंथ है, मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, और ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्या इस पर टॉर्क लगेगा? तो हमने ध्यान दिया कि देखो ये रहा इसका एक डायपोल मोमेंट P वेक्टर, मतलब डायपोल ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यस, यहां पर टॉर्क लगेगा क्योंकि अभी ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई,
ये इससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, पहले जितनी तो नहीं है, अगर ये सीधा खड़ा होता तो ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती, ये बढ़ जाती, लेकिन अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है। कहां दिख रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं बताता हूं। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अगर मैं इसको फोर्स को पीछे बढ़ाऊं डॉटेड लाइन से तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। ऐसे इस फोर्स को पीछे बढ़ाऊं डॉटेड लाइन से तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। तो यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल है, तो यहां पर टॉर्क लगेगा, वही हमें निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं क्या करूं, इसको एक सेपरेट टॉर्क मानूं, इसको एक सेपरेट टॉर्क मानूं, यहां पर ही फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज, डन। और यहां पर ये फोर्स भी इसको इस एक्सिस के थ्रू ऐसे लेके जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। मतलब दोनों टॉर्क को मैं जोड़ सकता हूं यहां पर, इसकी वजह से टॉर्क प्लस इसकी वजह से टॉर्क, तो जो नेट टॉर्क होगा उसको जोड़ा जा सकता है टो वन प्लस टो टू। ठीक है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये पोलर वेक्टर है नहीं है, एक्सियल वेक्टर है। एक तो होता है पोलर वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक पोलर वेक्टर है, यहां से स्टार्ट हो गया यहां इस टाइप से गया, ये डिस्प्लेसमेंट है पोलर वेक्टर। लेकिन एक्सियल वेक्टर थोड़े से अलग होते हैं, एक्सियल वेक्टर एक्सिस के अलोंग लगते हैं। मतलब अगर मुझे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो मुझे इस एक्सिस को ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी पूरा डेरिवेशन जब होगा तब मैं बता पाऊंगा। अभी हम डायरेक्शन पे ना जाके सेंस पर जा रहे हैं कि यहां पर इस पर टॉर्क राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज लगेगा, और इस पर भी ऐसा क्लॉकवाइज लगेगा, दोनों टॉर्क का सेंस सेम है, ऐड हो जाएंगे, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो यहां पर जब मैंने देखा इस टॉर्क को, दोबारा मैं डायग्राम बनाता हूं, देखो फील आना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपको वीडियोस तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे। यहां पर ये रहा, तो ये लग रहा है फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं यहां भी बोल सकता हूं, दोनों पैरेलल ही तो है। यहां से यहां तक ये है ए, क्योंकि पूरी 2a थी, और ये है थीटा, तो थीटा के पास वाला कॉस थीटा, दूर वाला साइन थीटा, तो ये हो गया ए साइन थीटा। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी ए साइन थीटा हो जाएगी। दोनों टॉर्क को ऐड करना है, मतलब इसकी वजह से ये टॉर्क, तो टॉर्क क्या लेंगे यहां पर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स ले लिया F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई ए साइन थीटा। ये तो एक टॉर्क आया है, दूसरा भी यही आएगा, टो टू भी यही आएगा, F A साइन थीटा। दोनों को जोड़ देता हूं तो टो इज इक्वल टू 2FA साइन थीटा हो गया। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं यहां से, वरना मैं नीचे लिखता जाऊंगा तो दिक्कत आएगी फिर मुझे। इसको मिटा रहा हूं, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, एक साइड के लिए आप पीछे करके उसको देख लेना। तो यहां पर मैंने इसको लिखा आगे, टो इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या है, क्यू ई, तो 2QEA साइन थीटा, Q इंटू 2A, देखो Q 2A सब अवेलेबल है, तो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा हो गया। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला तो आ गया, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ऐसे ही लिखना है इसको। ई क्रॉस पी मत कर देना, अपोजिट हो जाएगा, टो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अगर इसको ढंग से ओपन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, पी वेक्टर ई वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ये क्या है एन कैप, यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई। मतलब जैसे समझो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक्स वाई प्लेन में है, डन। तो ये जो टॉर्क होगा ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा, ये जेड प्लेन में होगा, या तो पॉजिटिव जेड होगा या नेगेटिव जेड में होगा, पर जेड में होगा। मतलब यहां पर के कैप में या माइनस के कैप में आना चाहिए। अभी देख लेते हैं कैसे पता लगाएं। ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। यहां पर ये रहा डायपोल मोमेंट पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो हमें जब ये सॉल्व करना होता है तो इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, मतलब डायरेक्शन बतानी होती है डायपोल इसकी टॉर्क की, तो हम क्या करते हैं, जो पहले लिखा हुआ है उस पर हाथ रखते हैं, पी पर हाथ रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसकी तरफ घुमाया, पी पर हाथ रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाया, तो नॉर्मल रोटेशन नहीं आ रहा हाथ का, हाथ ऐसे घूमना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस बोर्ड के पीछे गया, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे रखा मैंने हाथ, और फिर पी पे हाथ रख के ई की तरफ घुमाया, तो अंगूठा जो है अंदर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो ये टॉर्क को बताएगा। तो यहां पर जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ट्स, ऐसे आएगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बदल दूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कर दूं, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और
यहां पर ऐसे रखा हुआ था, ये डायपोल प्लस और ये माइनस, ऐसे, तो ये हो गया थीटा। तो अब मैं पी की तरफ हाथ रखूंगा, देखो माइनस से प्लस, ये ध्यान देना माइनस से प्लस होता है पी, पी पे हाथ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आसानी से घूम गया, पी पे हाथ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घूम गया। तो इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, लेकिन आउटवर्ड्स होगी। तो इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये बाहर अंदर इसी टाइप से होती है। ये समझ में आना चाहिए आपको। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें जेई का न्यूमेरिकल है, उसमें थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दिया गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप देख लो टो इक्वल टू पी साइन थीटा, या टो वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ही आया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टॉर्क की, टॉर्क की यूनिट इससे निकालोगे तो बहुत टफ पड़ेगी, याद रख लो न्यूटन इंटू मीटर होती है। जब हम वर्क डन समझेंगे तब ये और अच्छे से समझ में आएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर होती है। अब मैं उस तरीके से आपको बताता हूं कि उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करने में क्या करना है हमें, अगेन हम बोलेंगे कि ये जो डायपोल है इस पर नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो नेट फोर्स जीरो है, जितना लेफ्ट में उतना राइट पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लग रहे हैं। अच्छा, कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी। तो अब इस केस में हम टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है हमें मल्टीप्लाई इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की लिए इस बार, एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं ली। तो F इज इक्वल टू अभी कर लेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, मतलब ये जो पूरा है ये पूरा है 2a, तो यहां से यहां तक भी तो देखो थीटा है, ये थीटा तो ये थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में होगा 2a साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में होता है 2a कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2a साइन थीटा। एक बार में वही वाली स्टेप आ गई जो आनी चाहिए थी। देखो F इज इक्वल टू क्या है, QE 2a साइन थीटा, तो Q इंटू 2a P होता है, तो PE साइन थीटा। उसके आगे की कहानी तो हमें पता ही है, तो इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो टॉर्क आएगा वो आएगा PE साइन थीटा, और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। बाकी सब मैं मिटा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। इसी फॉर्मूले से तीन कंडीशन हम बनाते हैं। ये मैंने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें डायपोल ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है। अभी हम नहीं बता सकते टॉर्क जब तक कि मैं चार्जेस ना बना दूं। यहां पर मैंने बनाया माइनस चार्ज, ये है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से रखा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है, ये रहा डायपोल मोमेंट, इसमें ऊपर की तरफ है क्योंकि माइनस से प्लस है, और इसमें इधर है। इस केस में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, इसमें डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसमें एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। यहां पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और यहां पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये एंटी पैरेलल है। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाना है बस। जब साइन 0 होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। साइन 180 पे भी, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, यहां पर भी टॉर्क 0 हो गया। लेकिन 90 पर मैक्सिमम होता है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी टॉर्क की, जो आएगी पीई। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए और बोल दिया जाए कि टॉर्क निकालो, एंगल ही नहीं दिया, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना होता है, जो कि पीई आता है, एंगल के इंडिपेंडेंट। और अगर एंगल दे दें तो जो दिया है वही रखना है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर टॉर्क 0 है, फोर्स तो ऑलरेडी 0 था ही सही, तो यहां पर हमने अचीव करी है इक्विलिब्रियम। और यहां पर भी फोर्स तो ऑलरेडी 0 था ही, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी 0 हो गया, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। यहां पर टॉर्क अवेलेबल है, फोर्स तो चलो 0 है, लेकिन टॉर्क है, रोटेशनरी इक्विलिब्रियम में नहीं है, घूमेगा ये, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिख रहा है इसका। अब देखो इस केस में वर्सेस इस केस में हमें कैसे पता लगेगा कि डायपोल जो है अपोजिट रखा है या अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। इक्विलिब्रियम तो दोनों को लिख रहे हो आप, तो ये वाली जो इक्विलिब्रियम है, जो लेफ्ट वाली है, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझाता हूं कैसे, देखो
ऐसे समझाया गया होगा आपको कि यहां पर कोई बॉल रखी है वर्सेस यहां पर रखी है और एक यहां पर रखी है। इस बॉल को मैं डिस्टर्ब करूंगा तो घूमते 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 वापस यहीं आ जाएगी। इसको मैं कहीं भी रख दूं ये वहीं रुक जाएगी क्योंकि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। लेकिन इसको जैसे तैसे मैंने रखा था, जैसे इसको छोड़ूंगा ये इस कंडीशन में जाना पसंद करेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, उधर जाके स्टेबल हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, अब बड़ा ध्यान से समझना, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और नेगेटिव पर लेफ्ट, मतलब इसको खींच रहा है। अगर मैं इसको घुमा भी दूंगा तो खींच के ये वापस रुक जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव पर राइट साइड फोर्स लग रहा है और नेगेटिव पर लेफ्ट साइड। अब पेन गिर सकता है मेरा यहाँ पर, देखो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे पूरी ताकत से। अब जैसे इसको जरा सा भी करोगे ये घूम जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। तो ये हमें एंगल पता होने चाहिए क्योंकि कई बार वर्क डन निकालने वाले केसेस आते हैं डायपोल में और बोलते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके गए तो बताओ वर्क डन कितना होगा। आपको एंगल नहीं दिया, आपको एंगल पता होना चाहिए। तो बहुत इजी चीज है कि जब ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसको कट करके निकल रही है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। जब फील्ड लाइंस कट करके नहीं निकल रही तो कोई टॉर्क नहीं होगा। लेकिन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अपोजिट में है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप समझ में आया होगा। बस यही इतना सा कंसेप्ट है। अब हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं बस। व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं ताकि एक वार्म अप टाइप हो जाए। एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा, फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जीरो होगा, फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों लगेंगे, किसी में एक लगेगा नहीं लगेगा। तो हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो दोनों चार्जेस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये हम सीख चुके। एक में लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई और एक में लगेगा एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, क्योंकि डायपोल पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो हर कंडीशन में फोर्स तो जीरो होगा। तो इसमें फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो ये गलत हो गया और फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो ये भी गलत हो गया। लेकिन टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होता। हमें क्या पता डायपोल कैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ऐसे रखा हो तो ऐसे रखा हो तो ऐसे रखा हो तो जीरो होगा। तो हम हमेशा नहीं बोल सकते और इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा जो बात सही है उसी पर टिक लगाएंगे। तो यस, टॉर्क हमेशा जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं, फोर्स जीरो टॉर्क भी जीरो नहीं। फोर्स जीरो हो सकता है लेकिन टॉर्क हमेशा जीरो हो ये जरूरी नहीं है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं फोर्स जीरो तो मैं बोल रहा हूं नेट फोर्स जीरो, और जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो होता है तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होता है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो वो वहीं घूम जाएगा एसएचएम करते हुए, क्योंकि रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो नहीं होगी अभी। लेकिन अगर किसी डायपोल को ऐसे फेंका गया है या ऐसे भेजा गया था तो वो आगे भी चलता रहेगा और रोटेट भी होता रहेगा, एसएचएम करता रहेगा। उस कंडीशन में उसका सेंटर ऑफ मास या समझ लो मिड पॉइंट एक लीनियर मोशन करेगा, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें बता दी मैंने, आप ध्यान रखना, इसको रिपीट करके सुनना। अब देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है √3 i कैप। अब ये आपको समझना है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो लोग दिमाग लगा लेंगे कि अभी तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म ही होगा। वैसे यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी टाइम वाइम कुछ नहीं आ रहा, √3 चेंज होगा नहीं, i कैप चेंज होगा नहीं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं लेकिन बोला नहीं कहीं। द नेट फोर्स ऑन द डायपोल, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया। डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन, टॉर्क करता है फोर्स नहीं। कैन नेवर बी जीरो, गलत हो गया, जीरो होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, नहीं, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, जितनी स्ट्रेंथ पॉजिटिव चार्ज की होगी उतनी नेगेटिव चार्ज की होगी, तो हमेशा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए सेकंड वाला ही सही है। बोर तो नहीं हो रहे? चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है प्लस माइनस। तो हमने लिखना चालू किया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस को मैं L ले लेता हूं। चलो L इज इक्वल टू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मतलब -2 मीटर, और प्लेस्ड इन अ फील्ड। अब ये नहीं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो यूनिट देख के पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो यूनिफॉर्म है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क, तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगा, जो कि 90 डिग्री पे होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी पीई, मतलब डायपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो मैंने बताया था आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में डायपोल मोमेंट निकालना ही पड़ता है डायपोल के क्वेश्चंस में। तो P इज इक्वल टू Q इंटू बीच की डिस्टेंस ले ली मैंने, बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 × 10⁻⁻2,
और Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना आ गया 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये आ गया P। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, P इंटू ई करना है, ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁵, तो कितना आ गया 12 इंटू 10⁻³ और ये आ गया न्यूटन मीटर सेकेंड वाला। चलो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, समझ में आ रहा है अब तो। और ये जो है एक डायपोल रखा हुआ है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये रहा इसका डायपोल मोमेंट और ये रहा 30 डिग्री का एंगल। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। डन। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, तो सब SI में दे रखा है। लेकिन डायपोल लेंथ जिसको हम 2A बोलते थे उसको मैं यहाँ L बोल रहा हूँ, ईजी होगा करना, 2 सेंटीमीटर मतलब इतना मीटर। अब आपको पता लगाना है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम वाली तो कोई बात नहीं क्योंकि एंगल दे दिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 2/E साइन थीटा हो जाएगा इस टाइप से, अगर डायपोल मोमेंट निकालना होता तो। लेकिन हमें डायपोल मोमेंट भी नहीं निकालना, हमें तो क्या निकालना है, चार्ज। तो P को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर P इज इक्वल टू Q इंटू L, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर मैंने लिख दिया Q इंटू L, L को भेज दिया नीचे। डन। तो टॉर्क मुझे पता है कितना है 4, E कितना है 2 इंटू 10⁵, साइन थीटा साइन 30 1/2, लेंथ कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये कटा यहां से, ये गया ऊपर 2 + 5 -2, प्लस का 3 ऊपर जाएगा -3, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कूलम, मतलब 2 मिली कूलम आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग घुमाने वाला। और इसके बाद एक क्वेश्चन है वो और अच्छा आएगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज फिक्स्ड डायपोल मोमेंट P वेक्टर विच मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। चलो भाई, ये मैंने x एक्सिस बना ली और ये एक डायपोल है जो थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल हुआ थीटा, मतलब इसका डायपोल मोमेंट ऐसा होगा, यानी कि माइनस चार्ज इधर होगा और प्लस चार्ज इधर होगा। ये पहली लाइन से मैंने कवर कर लिया। When subjected to an electric field E1 vector is equal to EI cap, अब इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और एक बार और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो मैं दो चीजें बना रहा हूं यहाँ पर ताकि इजी रहे करना। ये रहा डायपोल और यहाँ पर भी डायपोल है, ये इसका एंगल थीटा, ये इसका एंगल थीटा। अब क्या किया गया कि बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं केस फर्स्ट में ई आई कैप करके। आई कैप मतलब इसी डायरेक्शन का तो होगा, राइट साइड वाला ही, ये एक्स एक्सिस, तो इसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये हो गया E1 वेक्टर इज इक्वल टू ई आई कैप, ठीक है, मतलब इधर लगेगा फोर्स और इधर लगेगा। ये तो पहले वाली कंडीशन हो गई। तो इस केस में जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू है T1, जानकर के T1 दिया। ये जो टॉर्क लगा है ये T1 वेक्टर है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायपोल मोमेंट, ये है डायपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट पर हाथ रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाया, तो कैसे, अब घूम नहीं पाएगा, देखो ऐसे थोड़ी घूमेगा, तो बाहर नहीं होगी, कैसे होगी, अंदर, क्योंकि ऐसे घुमा सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्रॉस, समझ लो, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स। जैसे पेन को मैं आपकी तरफ आता हुआ दिखाऊं तो डॉट दिखेगा, और दूर जाता हुआ दिखाऊं तो पूरा पीछे का हिस्सा दिखेगा, मतलब क्रॉस। वो ट्रेन के पीछे क्रॉस होता है वैसा, दूर जाती हुई ट्रेन में ऐसा क्रॉस दिखता है। वहीं अगर क्या बोला है दूसरी बार, ये जो E2 है ये जे कैप की तरफ है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ है ऐसे। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये है इसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर और ये है इसका एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट जो कि ऐसा है, अब एंगल थीटा नहीं है, अब उसके बीच का एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यहां पर जो टॉर्क है T2 वो कितना है, P तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2 और साइन 90 माइनस थीटा, और यहां पर T1 कितना आ रहा है, PE साइन थीटा, PE1 साइन थीटा। यहां पर ये जो दिया हुआ है ना, ये कंफ्यूज करता है कि ये माइनस माइनस का क्या चक्कर है भाई। ये माइनस यही बता रहा है कि ये जो दोनों टॉर्क लग रहे हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखो मैं बताता हूं कैसे। ये वाला हम निकाल चुके हैं, P इस डायरेक्शन में, E राइट साइड, तो ऐसे घुमाएगा नहीं,
तो ऐसे घुमाएंगे तो टॉर्क अंदर की तरफ है। अब ये टॉर्क अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ आना चाहिए, तब ये चीज सही है। तो हमने क्या करा, पी पे हाथ रखा, ये रहा पी इस डायरेक्शन में, और ई की तरफ घुमाया। ई कैसा है, यहां है, बिल्कुल आसानी से घूम रहा है पी, और ये ई बाहर की तरफ। तो यस, इसका टॉर्क अंदर, इसका टॉर्क बाहर। ये वो माइनस साइन बता रहा है, और यहाँ 2 3 कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब दोनों साइड का टॉर्क सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो मैं T2 वेक्टर इक्वल्स टू T1 वेक्टर में चेंज कर सकता हूं, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसा, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है P साइन थीटा, ये भी P2 साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, दोनों को इक्वल कर देता हूं। इन दोनों को मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, यहां लिख दूं। तो PE1 साइन थीटा इक्वल्स टू PE2 साइन 90 माइनस थीटा। क्यों कर पाया, इन्होंने दिया है, माइनस तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पी से ही कट गया। देखो E1 कितना है, ई मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, खोलते टाइम बताया था ना, टॉर्क को जब खोलते हैं तो मोड ऑफ पी मोड ऑफ ई साइन थीटा, तो इसलिए डायरेक्शन नहीं ले रहे। तो E1 कितना है, ई, इसको लिखा मैंने साइन थीटा, इक्वल्स टू E2 कितना है, ये E2 है, और E2 कितना दे रखा है, √3 E1। तो अगर मैं इसको E1 ही रहने देता हूं तो आ जाएगा √3 E1, और ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू √3 E1 अपॉन E1, E1 से E1 गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कुछ बहुत टफ नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत था ये क्वेश्चन। तो ये आप बार बार करके देखना, इसको यहां से समझना, एंगल वाली बात है। यहाँ पर ये वाला एंगल काम आया है, ना कि ये वाला, लेकिन रेफरेंस में तो लगाया। तो जैसा मैंने कहा था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 2024 जेई का है। टू चार्जेस -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग अल्फा, फिल इन द ब्लैंक वाला था। अब हमें जब टॉर्क निकालना होता है तो वो होता है PE साइन थीटा, ये होता है टॉर्क। डन। अब हमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर पता लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन दी हुई है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब हम P क्रॉस E कर लेंगे, टो इक्वल्स टू P क्रॉस E कर लेंगे। पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, हमें तो लेंथ की डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी, 3 में है, पता नहीं क्या डायरेक्शन कोसाइन वगैरह, उतने की नीड नहीं है, बहुत कंसेप्चुअली चलना है। देखो यहां पर है -4 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहां पर कहीं रखा है +4 कूलम माइक्रोकूलम चार्ज, दो पॉइंट को मिला रहा हूं मैं सिंपल। यहां पर इसका है 104, और ये है 2 - 1 5, इसके पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। अब इसकी डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते थे, √(x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर), वो करके हम निकाल लेंगे। हमें डिस्टेंस नहीं, हमें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि वेक्टर वाला मामला है, हमें पी वेक्टर चाहिए। तो मैंने आपको लिखाया था पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर होता है, और 2a को हम एल लिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं मैं काइंड ऑफ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, दो डायरेक्शन हो सकती है, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी। तो ध्यान दो, एक्चुअली मैं बोल डिस्प्लेसमेंट रहा हूं, लेकिन हमें निकालना है डायपोल मूवमेंट, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, माइनस से प्लस, ऐसे होगी, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो पॉइंट आएंगे 2 - 1, ये आएगा 2 - 1 आई कैप प्लस -1 - 0 जे कैप प्लस 5 - 4 के कैप। तो जो एल आएगा यहाँ पर, एल वेक्टर आएगा, वो आएगा 2 - 1 मतलब आई कैप, फिर माइनस जे कैप, और फिर के कैप, ये आ गया एल वेक्टर। अब बहुत इजी हो गया मेरे लिए करना, देखो ये बहुत सिंपल था, माइनस से प्लस की ध्यान देने के लिए, इसको कर दोगे तो चेंजेस आ जाएंगे बहुत सारे, साइन का चेंज आएगा सबसे बड़ा। तो अगर मैं P निकालना चाहूं तो P इक्वल्स टू Q इंटू एल वेक्टर करना है। Q कितना दे रखा है मुझे, कोई सा भी ले लूं, 4 × 10⁻⁻6, और L ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलोमीटर, ये आ गया P वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टॉर्क निकालना है, तो P क्रॉस E करना पड़ेगा। तो पहले पड़ेगा तो P वेक्टर को ही पहले लिखना है मुझे, तो P वेक्टर को ही पहले लिखा, 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट लगा के E वेक्टर को लिखना है। अब देखो E वेक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इन्होंने फुल मेहनत कराई है। E वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आई कैप, मीटर होता है, सेंटीमीटर मतलब नीचे -2 ऊपर जाएगा +2,
और ये अगेन है ना अपॉन 100, मतलब ये कैसा है 0.2 इंटू 10⁻+2 ऐसा हो जाएगा, ये 100 तो 20, तो यहां पर कितना लिखूंगा मैं 20 ऐसा। ये समझ में आया, सेंटीमीटर को चेंज किया, ऊपर गया 100 बन के मल्टीप्लाई होगा, 100 नहीं बन पाएगा क्योंकि पॉइंट है, इसलिए 200 की जगह 20 बना रह जाएगा। मिटा रहा हूं इसको मैं, देख लो। चलो अब क्या किया, इसका एक साइन तो चल ही रहा था 10⁻⁻6, ये हो गया यहां पर डन। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करते चलना है डायरेक्ट, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो जाती है अभी, ये आई कैप है। अच्छा अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, क्योंकि आई कैप और आई कैप में डायरेक्शन एक ही होती है और साइन प्रोडक्ट होता है, मतलब आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई ये होगा मोड ऑफ आई, फिर मोड ऑफ आई साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 1 है ना, साइन 0 0 होता है, इसका आंसर 0 आएगा। अच्छा आई और जे की कुछ वैल्यू आएगी, आई जे की आएगी, आई के की आएगी, सब वैल्यू आती है, लेकिन सेम वाले में नहीं आती, तो इसका एक तरीका है देखो लिखने का, ये है आई, ये है जे और ये है के। अगर आप ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, है ना, लेकिन उल्टा चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आई क्रॉस आई 0 हो गया खत्म, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के कैप आएगा, मतलब 4 इंटू 20 करूंगा, 4 इंटू 20 करूंगा, या इसमें से एक 10 माइनस, ये देखो 20 ना इसको बाहर ले लिया, 10 को बाहर ले लिया, यहां मल्टीप्लाई किया तो -5 हो गया, ठीक है, अब टेंशन खत्म। अब यहां आएगा 4 इंटू 2 -8, लेकिन माइनस के कैप क्योंकि जे इंटू आई हो रहा है, प्लस 4 इंटू 2 8, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो नॉर्मल है, जे कैप, ये हो गया। और इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 जे कैप प्लस 8 के कैप और इंटू 10⁻⁻5, और क्या निकाल रहा हूं मैं टॉर्क, न्यूटन मीटर। तो ये आंसर नहीं है इसका अल्फा में, यहां तो क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा जे कैप इसका रूट ओवर करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा √8² प्लस √8², तो यहाँ लिख सकता हूं मैं 8√2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। तो मैच हो रहा है, देखो ये देखो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 2, लो खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस वीडियो के खत्म होते होते हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं, एक ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए या दोनों बदल जाए। तो मैं तो ऐसा ही बना रहा हूं, लेकिन मैं लिख दूंगा जैसे यहां पर अगर E1 है तो यहां पर है E2, और मैं लिख दूंगा कि मैग्नीट्यूड जो है दोनों का वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जब यहां पर एक चार्ज को रखा गया ऐसे -Q और यहां पर रखा गया +Q, तो इस जगह यहां पर फोर्स लगेगा F2 = QE2 और यहां पर फोर्स लगेगा F1 = QE1। चार्जेस तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्योंकि ऑब्वियसली डायपोल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो यहां पर F1 F2 अलग अलग है, और क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इसलिए दोनों पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा, और इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा कभी भी। जिधर वाला फोर्स ज्यादा होगा ये डायपोल उधर ही मुड़ जाएगा। क्या टॉर्क 0 लगेगा? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म में ही नहीं था 0, तो नॉन यूनिफॉर्म में कैसे होगा, तो उधर जाएगा भी और खुद को अलाइन करने की कोशिश भी करेगा, तो यस टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा, टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्या उस पर फोर्स 0 होगा? नहीं। क्या उस पर टॉर्क 0 होगा? नहीं। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया सीधा सीधा, नॉन यूनिफॉर्म। कई बार डायरेक्टली आपको नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलते, कैसे बोलते हैं कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है और यहां पर हमने एक डायपोल को रखा -Q +Q इस टाइप से, तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगा? क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट चार्ज रखा है। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो मतलब एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं होगा। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, a point charge is brought in an electric field. The value of electric field at a point near to the charge may increase if the charge is positive. Okay, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो यस इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा और ऑलरेडी है, तो यस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। सही बात लिखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। सेकेंड बात लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल विल नॉट बी जीरो। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, E1 ग्रेटर देन है E2। यहाँ पर एक डायपोल को रखा हुआ है मैंने -Q + Q। क्या नहीं लगता यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा? डेफिनेटली यहाँ का फोर्स यहाँ से ज्यादा होगा, तो जब फोर्स ज्यादा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा इस पे? नॉन जीरो। यहाँ पे क्या दे रखा है? द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल विल नॉट बी जीरो। सही है क्या? ये कंफ्यूजन कराता है, ज्यादातर कई जगह लिखा है फर्स्ट सही सेकंड रॉन्ग। सेकंड भी सही है, जीरो नहीं होगा ना, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यही तो बोला है। यहां पर नेट फोर्स होगा कि नहीं होगा? यहाँ नेट फोर्स अवेलेबल है, मतलब जीरो नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा और आपकी हेल्प होती रहेगी। मिलता हूं आगे और भी वीडियोस में। थैंक यू।